करेंगे आपकी कर्ट लेविन की थ्योरी। तो कर्ट लेविन की जो थ्योरी है उसको हम फील्ड थ्योरी कहते हैं, यानी क्षेत्रीय सिद्धांत, या टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। टोपोलॉजी भी क्या होती है, किसी जगह का या क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, बल्कि मैथ्स में भी आपने देखा होगा, हम किसी सेट की या पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका टोपोलॉजी यूज होती है। फिर वेक्टर साइकोलॉजी भी यहाँ पर यूज होगी। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें साइंटिफिक टर्म्स जो है बहुत ज्यादा हैं। कर्ट लेविन का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसीलिए माना जाता है साइकोलॉजी में कि इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक अप्रोच दी थी कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं उस। तो प्रोपोनेंट है कर्ट लेविन, जो कि जर्मनी से थे, बाद में अमेरिका में चले गए थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कर्ट लेविन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने सोशल बिहेवियर, यानी जो आपका सामाजिक व्यवहार होता है उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने किस तरह के साइंटिफिक मेथड्स यूज किए थे और एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। अब इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रभाव था आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन की जो फील्ड फिजिक्स थी, ठीक है, इसीलिए हम फील्ड की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन की फील्ड फिजिक्स थी उसके जो बहुत सारे आइडियाज थे उन्होंने उसको साइकोलॉजी में अप्लाई किया, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम जो है फील्ड थ्योरी है। इसके अलावा कर्ट लेविन जो है गेस्टाल्टवाद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गेस्टाल्टवाद को हमने इनसाइट थ्योरी में पढ़ा था। गेस्टाल्टिज्म जो है आपका क्या कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। ठीक है, जो पूर्ण होता है वो अपने भागों के संयोजन से भी कहीं अधिक होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मैगजीन भी है आपका टीचिंग का, होल टू पार्ट्स। पहले आप किसी भी सिचुएशन को संपूर्ण रूप से देखेंगे और फिर बाद में उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो कर्ट लेविन भी जो थे वो गेस्टाल्टवाद पे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को आगे एक्सपैंड किया, उसका विस्तार किया और बाद में इसे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी इन्होंने अप्लाई किया। तभी हम अभी थ्योरी में भी आगे पढ़ेंगे कि ये जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को, अभी तक हमने लर्निंग में देखा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है, या बस क्या करता है व्यक्ति कोई ना कोई जो ट्रायल एंड एरर है उसको करके देखता है। लेकिन कर्ट लेविन जो है बिहेवियर को तो समझना चाहते थे, लेकिन वो कहते थे बिहेवियर को एज अ होल देखना चाहिए। जो व्यक्ति के संपूर्ण उसके आसपास क्षेत्र है, जो एनवायरमेंट है, जो उसकी साइकोलॉजी है, उस सबको स्टडी करते हुए हमें उसके व्यवहार को समझना होता है। तो पूर्ण में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुक जो है इनकी फेमस वो कौन सी है, अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये इन्होंने एक किताब लिखी है। और कर्ट लेविन का जिक्र जो है आपका एक्शन रिसर्च में भी आएगा। एक्शन रिसर्च जो टर्म है वो आपका किसने दिया था, कर्ट लेविन ने दिया था 1944 में। अब इनकी थ्योरी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो लेविन ने प्रपोज किया कि बिहेवियर जो है वो किसका रिजल्ट है, इंडिविजुअल का और एनवायरमेंट का, यानी एक व्यक्ति और उसके आसपास जो उसका वातावरण है उसका मिला जुला उत्पाद होता है उसका व्यवहार। क्योंकि व्यक्ति जो है व्यवहार जब करेगा तो किसके अकॉर्डिंग करेगा, अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजें उसके पास उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करना है, उसी पर तो वो अनुक्रिया देता है, उसी के ऊपर व्यवहार करता है। तो बिहेवियर हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल का और एनवायरमेंट का जो है प्रोडक्ट है। फिर इन्होंने कहा था कि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ना लाइफ स्पेस के फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, फिर हम इन पॉइंट्स को एक बार चेक कर लेंगे। तो इनका देखो फेमस डायग्राम ये है, और अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया ना तो आप कर्ट लेविन की पूरी थ्योरी को समझ लीजिए, आपने अच्छे से समझ। तो यहाँ पर इन्होंने जो चीजें बताई वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला तो है पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, जिसके व्यवहार की बात हम कर रहे हैं। अब ये पर्सन जो है ये अपने एक लाइफ स्पेस में होता है। अब ये लाइफ, ये वाला जो सर्कल देख रहे हो ना, ये वाला सर्कल नहीं, सॉरी, ये आपका जो एरिया यहाँ पे बाउंड हो रहा है इससे, तो ये क्या है आपका, ये है उस पर्सन की लाइफ स्पेस, उसका जीवन क्षेत्र। ठीक है, ये सब मिलके बना है। और इसके अंदर देखो और क्या क्या चीजें, हमेशा हर व्यक्ति के सामने क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस लक्ष्य की तरफ हमें ले जाने वाले भी कुछ फोर्सेस होते हैं और इसकी तरफ जाने से रोकने वाले भी कुछ फोर्सेस होते हैं। इसको जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, वेक्टर नाम दिया। ठीक है, वेक्टर। वेक्टर हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो चीज होती है जिसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो किस दिशा की तरफ, यहाँ पर दिशा से ज्यादा मतलब है। ठीक है, पर्सन की दिशा मैग्नीट्यूड से भी है, लेकिन अभी हम दिशा की बात करेंगे। तो एक वेक्टर है
जो व्यक्ति को अपने गोल की तरफ ले जा रहा है। इसे क्या है, ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। एक अंदर से जो व्यक्ति इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वो क्या करेगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। दूसरा आपका फैक्टर क्या हो सकता है, आपको रोकने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसे बल जो आपको क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, आपको अपने लक्ष्य तक जाने से रोक रहे हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई फिजिकल बैरियर्स हो सकता है आप किसी मान लो कोई बहुत ही महंगा कोर्स करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सके, उस कोर्स को अवेल कर सके। तो यहां पर क्या है, ये फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर तो आपका क्या था, इंट्रिंसिकली आप मोटिवेटेड थे कि आपको अपना करियर उस क्षेत्र में बनाना है, लेकिन आपके लिए रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या आ गया, भाई आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो आप उस कोर्स की तरफ बढ़ पाए। तो ये क्या है, आपके अलग अलग वेक्टर्स है, कुछ आपको गोल की तरफ लेके जाते हैं, कुछ आपको क्या लेके जा रहे हैं, कुछ आपको उससे रोक रहे हैं। और साथ में ये जो आ रहे हैं ये रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स आपके लिए क्या क्रिएट कर देंगे, आपके मार्ग में बाधाएं, बैरियर क्रिएट कर देंगे। तो ये सारा क्या है, ये सारा उस व्यक्ति का लाइफ स्पेस है। यही सब तो है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं जिनकी तरफ हमें बढ़ना होता है, और जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं हमें उनका सामना करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ जो ये एरिया यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ये इन्होंने कहा है ये इसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब इस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। अब अगर हम बिहेवियर की बात करें कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करेगा, तो ये डिपेंड करता है किस तरह के वैक्टर्स हमारे पास मौजूद है। अब देखो क्या हो सकता है कि एक तो हो सकता है कि वैक्टर ये वाला जो है बहुत ज्यादा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, हमेशा आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा ना, अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में तब तो इसका रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में निकलता है, लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में एक ऐसे डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा ना रिजल्टेंट फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखो अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये अपने रिस्ट्रेनिंग फोर्स को क्रॉस करके भी क्या करेगा, अपने गोल तक पहुंचेगा। इसका व्यवहार कैसा दिखाई देगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला। लेकिन अगर मान लो इसका वेक्टर ये जो ड्राइविंग फोर्स वाला है ये कम पड़ गया और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो आपके पास अलग अलग तरह की कंडीशंस हो सकती हैं और इन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। तो हमें कभी भी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे देखना है, उसकी टोटल लाइफ स्पेस के अंतर्गत जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे हम ड्राइविंग फोर्स की बात करें, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, रिस्ट्रेनिंग फोर्स यानी कि जो उसके बल उसे रोक रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, जो अवरोध आ रहे हैं, उन सबको मिला जुला कर जो है हमें किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझना चाहिए, ठीक है। तो लेविन ने ये सारी चीजें अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताई हैं। अब एक बार इन पॉइंट्स को देखते हुए चलते हैं, अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि जो व्यवहार है वो क्या है, इंडिविजुअल और एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और ह्यूमन बिहेवियर को हम किसके बेसिस पे समझ सकते हैं, उसकी लाइफ स्पेस, उसका जो जीवन क्षेत्र है उसके बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पेस की बात कौन करता है, कर्ट लेविन करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे आपसे, बहुत ज्यादा थ्योरी को डीप में मत पढ़िए, लेकिन कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरूर याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा बस आपका, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्पेस की बात कौन करता है, वेक्टर्स की बात कौन करता है, ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में किसने करी है, कर्ट लेविन ने करी है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चाइल्ड किससे मोटिवेटेड होता है, अपने गोल से। लक्ष्य अगर इतना स्ट्रांग है कि आपको आपका ड्राइविंग फोर्स उसे बिल्कुल आप जो है आपको उसकी तरफ धकेल रहा है, तो आपका जो मोटिवेशन होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर वेक्टर्स की हमने बात करी, वेक्टर्स क्या है आपके, फोर्स दैट ड्राइव समवन टुवर्ड्स गोल, एक ऐसा कारक है, सॉरी ऐसा बल है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ये फोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं, वेक्टर्स आपके दो तरह के हैं, या तो ड्राइविंग फोर्स होगा या रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा, यानी या तो प्रेरक शक्तियां होंगी जो लक्ष्य की तरफ ले जाएंगी, या ऐसी निरोधक शक्तियां होंगी जो आपको उस अपने मार्ग में बाधाएं क्रिएट करते हुए दिखाई देंगी। फिर एक और चीज जो इन्होंने यूज की है अपनी थ्योरी में वो है वैलेंस, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता। तो कर्ट लेविन कहते हैं वैलेंस क्या है, किसी के भी लाइफ स्पेस में जो आप किस चीज को कितनी वैल्यू देते हो, उससे आपको क्या वैल्यू निकल के आ रही है, वो आपका वैलेंस होता है। तो किसी चीज में हो सकता है जो
जो चीज जो है व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसमें पॉजिटिव वैलेंस होता है, और जिस चीज से व्यक्ति जो है दूर जाना चाहता है, यानी वो चीज अगर व्यक्ति को रिपेल कर रही है, अपने से दूर भगा रही है, तो वो क्या है, नेगेटिव वैलेंस है उसमें। ठीक है, अगर किसी चीज में सिर्फ पॉजिटिव वैलेंस है तो ऑब्वियसली आप जाकर क्या करोगे, उस चीज को ले लोगे। अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव वैलेंस है, यानी वो उससे आप दूर जाना चाहते हो, उसमें नेगेटिव वैल्यू है, तो आप उसको दूर कर दोगे। लेकिन आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होती है, संघर्ष कब उत्पन्न होता है, जब आपके सामने दो पॉजिटिव वैलेंस हो, आपको चुनाव करना पड़े कि मैं इन दोनों ही पॉजिटिव वैलेंस में से या पॉजिटिव चीजों में से कौन सी चीज को सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला है आपका टू पॉजिटिव वैलेंस। अगर आपके सामने टू पॉजिटिव वैलेंस हो, इसको कहते हैं, एक और चीज बोलते हैं इसे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब आपके पास एक लक्ष्य ये है, एक लक्ष्य ये है। ठीक है, ए व्यक्ति है, उसके पास यहां भी एक लक्ष्य ये है, इसमें भी पॉजिटिव है फैक्टर कोई, और एक लक्ष्य ये है, इसमें भी कोई पॉजिटिव फैक्टर है। अब ये इसको भी पाना चाहता है, इसको भी पाना चाहता है, तो अब इसके सामने चुनाव आ गया ना, इसके सामने संघर्ष आ गया। तो इनमें से अब वो क्या सिलेक्ट करे। जैसे एग्जाम्पल है, सुमित को चयन करना है कि वह स्कूल ट्रिप पर जाए या परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाए। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू वाले, अब उसे दोनों पॉजिटिव चीजों में से सिलेक्ट करना पड़ गया, तो ये क्या हो गया, उसके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष आ गया। ये हो गया आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा होता है आपका, इसे कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अ साइमल्टेनियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस, मतलब एक ही चीज है, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। तो व्यक्ति जो है पॉजिटिव वैल्यू की वजह से इसकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट अल्कोहल कंजम्पशन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंजॉयबल तो होता है, भाई दोस्तों के साथ जा रहे हो, दोस्त कहते हैं अरे एक बार जरा लगा के तो देख, एक बार जरा थोड़ा पी के तो देख, क्या स्मोक करके तो देख, इसमें कितना मजा आता है, तो वो चीज तो अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज खराब है, इससे हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, ये चीज जो है आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रही है कुछ वजहों से, लेकिन कुछ वजहों से आप इससे दूर भी जाना चाहते हो। ठीक है, तो एक ही चीज में जब पॉजिटिव अप्रोच भी हो, नेगेटिव अप्रोच भी हो, तो ये आपके सामने क्या आ जाती है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। ठीक है, और तीसरा होता है आपका टू नेगेटिव वैलेंस, व्हेन देयर आर टू गोल्स, और दोनों में ही नेगेटिव वैलेंस है। आपके सामने दो ऐसी सिचुएशंस है, आपको चुनना ही चुनना है, और दोनों में नेगेटिव वैल्यू है। जैसे एग्जांपल है, एक चाइल्ड जो है ना तो पढ़ना चाहता है ना फेल होना चाहता है, लेकिन एक काम तो उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर उसके लिए चुनाव आ गया ना तो उसका पढ़ने का मन है और ना ही वो फेल होना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उसे एक को चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो दोनों को अवॉइड करना चाहता है, लेकिन उसे एक को जरूर लेना पड़ेगा। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक डायग्राम में ये जो आपका है, इससे भी आप समझ लीजिए, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो आपकी सारी चीजें, अब हम कह रहे हैं ना, समग्र रूप से देखो, एज अ होल जो है इस पूरी सिचुएशन को देखना है। गेस्टाल्ट बात के अकॉर्डिंग जो है कर्ट लेविन कहते हैं पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखो। तो कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ी हुई है, टोपोलॉजी, जो ये क्षेत्र बताया है, क्षेत्र को क्या बोला है इन्होंने, लाइफ स्पेस बोला है, जीवन स्थल। साइकोलॉजी कहां से, मनोवैज्ञानिक एनवायरमेंट जो है इसका, इसमें क्या क्या आ जाएगा, व्यक्ति की अपनी जरूरतें, उसकी अपनी आकांक्षाएं, नीड्स, एस्पिरेशंस। सोशियोलॉजी में क्या आ जाएगा, ये जो फोर्सेस हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, या तो लक्ष्य की तरफ लेके जा रहे हैं या लक्ष्य से दूर लेके जा रहे हैं, ये सारे क्या है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं वेल इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और मिला जुला के कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपना डिसीजन लेना पड़ता है, अपना व्यवहार दिखाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख रहे हैं तो हमें एज अ होल उसकी पूरी सिचुएशन को समझते हुए हमेशा समझना चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज यहां पर मैं आपको और बता देती हूँ कि एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने फॉर्मूला दिया है, बी इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ई। आप देख रहे हो बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में बोली हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच अपनाई है। हम कहते हैं ना, जैसे कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई कब कहते हैं कि एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही इन्होंने यहां पर बताया है कि बी इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ई। बी क्या है यहाँ पे, बिहेवियर, व्यवहार जो है किसका फंक्शन है, किस पे निर्भर कर रहा है, व्यक्ति पे निर्भर कर रहा है, पर्सन का,
और एनवायरमेंट पे, यानी जो उसका वातावरण है उस पर निर्भर कर रहा है। तो बी इज द फंक्शन ऑफ टी एंड ई, ये इनकी एक इक्वेशन है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे।